हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या हैं, जिसमें कि पहले उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि क्या है। कि जीन पियाजे ने एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो टाइम पीरियड था 1869 से 1980 तक का था और इन्होंने प्राणी विज्ञान पर अपना फोकस किया था। वे अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ साथ जब कार्य कर रहे थे तो उसी समय बालकों के कॉग्निटिव विकास पर उन्होंने काम शुरू किया। 1923 तथा 1932 में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जिनमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने जो पीएचडी की उसका शीर्षक था उस विशेष प्रश्नों के संदर्भ में बच्चों द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं, कारण एवं विश्लेषण। उन्होंने ये कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उसे खोज करने की शक्ति, उनमें जो खोज करने की जो शक्ति होती है ना तो उनकी मैच्योरिटी से आती है और ना ही उनके एक्सपीरियंस से आता है। जब इन दोनों को ही हम कंबाइन करते हैं और दोनों में ही इंटरेक्शन होता है तो ये वास्तविक जो रियलिटी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं इसके संज्ञान से तात्पर्य क्या है इसके बारे में बताऊंगी। क्या है संज्ञान? जब हम अपने संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, मतलब कि आपकी जो सेंस होती है उसके माध्यम से ही जो हम इंफॉर्मेशन को अचीव करते हैं, वो अचीव सीखी हुई कंटेंट को या अचीव करने को जब आप किसी दूसरे को रूपांतरित करते हो तो वो हो गया रूपांतरण। अब जब आपका रूपांतरण कर दिया तो कहीं ना कहीं जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसका विस्तारण हो जाता है, मतलब कि एलबोरेट हो जाती है चीज़ें और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो कैसी हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जब स्टोर हो जाती है तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी होती है जब हम किसी को दूसरे को बताएं या अपने व्यवहार में उस कंटेंट को, टर्मिनोलॉजी को यूज करें। तो ये है संज्ञान का तात्पर्य। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक एवं स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण, या तो वातावरण होना चाहिए या कोई ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए या कोई आपका बाहरी जगत के माध्यम से ही कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसके माध्यम से आप ग्रहण करते हो। तो यह है संज्ञान। संज्ञान के अंतर्गत अवधान आता है, मतलब ध्यान करना, स्मरण करना, कल्पना करना, चिंतन, अधिगम, वर्गीकरण, निरीक्षण, तर्क वितर्क, समस्या समाधान, संप्रत्यय, कारण मतलब विचारों का निर्माण करना, परसेप्शन करना आदि। ये जो है आपकी मानसिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, मतलब गर्भावस्था से वृद्धा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास के अंतर्गत क्या आएगा? गर्भ अवस्था से किशोरा अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर गर्भावस्था से सिर्फ किशोर अवस्था तक ही बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। संज्ञान विकास क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसे ही हम कहते हैं संज्ञान का विकास। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बताया है। पहला है संवेदीगात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, पहली 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर है तीसरी मूर्त संक्रिया अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। फिर है अमूर्त संक्रिया की अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या है। अनुकूलन करना, अनुकूलन हम किसे कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे हम
अनुकूलन करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो लर्न कैसे करता है, लर्निंग उसकी कैसे होती है, वो देख के, सुन के, समझ के और अचीव करने का प्रयास करता है, तो उसे ही हम अनुकूलन कहते हैं। इसे दो भागों में बांटते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन, सिमुलेशन। इसमें क्या है कि जब पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जैसे यदि किसी वस्तु को बच्चा मुंह में डालता है तो ये उसने ये आत्मसात किया हुआ है और हर चीज को वो मुंह में डालता है, तो ये हो गया आपका आत्मसातकरण। और इसमें समायोजन क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तविकता से हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, जो पूर्व की परिचित योजना या प्लानिंग होती है या मानसिक क्रिया से कोई काम नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, अपने कॉन्सेप्ट या व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपने नए परिवर्तन के साथ अनुकूलन करता है। जैसे कोई बालक, यदि उसको हमने डॉग दिखा दिया है तो डॉग को तो वो पहचानता है, आइडेंटिफिकेशन भी कर लेता है, मगर अगर वो कैट को देखता है तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है, चेंजेस दिखाई देता है, तो यहाँ पर वो नई चीज को ऐड करता है, तो इसे ही हम कहेंगे समायोजन। फिर है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या है कि आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच में संतुलन होना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई परिस्थिति या समस्या आती है, अगर कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है, तो जिसका उसे कभी कोई अनुभव नहीं हुआ था, तो इसमें वो संज्ञानात्मक जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, वो दूर करने के लिए आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में उसे संतुलन करना आवश्यक होगा। फिर है संरक्षण, कंजर्वेशन। इसमें क्या है, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने तथा समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। मतलब कि यहाँ पे बच्चे को अगर हम ये दिखा रहे हैं कि कोई दो गीली मिट्टी है और उसकी बॉल बना के पहले हम सामने दिखाते, गेंद बना के हम उसको दिखाते हैं, तो वो समझ जाता है। मगर अगर एक गेंद को हम बॉल को चपटा कर दे या लंबा कर दे और पुनः फिर उसके दिमाग में ये क्लिक हो जाता है कि इसे हम फिर दोबारा पुनः गोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो कंजर्वेशन का जो नियम है वो विकसित हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी की योग्यता विकसित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे काउंट है 1 2 3 4 5 हर बच्चा कर लेगा, 100 तक गिनती कर लेगा, मगर हो सकता है कि कहीं कभी इस स्टेज पर बच्चे, जो सेकंड स्टेज है वहाँ पर, जैसे कि उल्टी गिनती अगर कहा जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। मगर विलोमिता में यही है कि ये योग्यता विकसित हो जाती है कि वो सहनती का संरक्षण, मतलब कि कंजर्वेशन का जो नियम है उसे उन्हें मालूम होता है। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन क्या है, तार्किक योग्यता। अगर 2 जार में हम इक्वल पानी रख के वो सामने बच्चे को दिखाते हैं और वो समझ जाता है कि एक जार जो लंबा है दूसरा चौड़ा है, मगर पानी जो है उसमें दोनों में इक्वल है, तो इसमें बच्चे में कौन सी वो हो जाएगी, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, जो तार्किक गणिता का जो व्यवहार है वो उसमें डेवलप हो जाता है, वो इतना अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर है संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जैसे परसेप्शन, इमेज, रिटेशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, किसी भी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना, जैसे कि 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। मतलब कि एक बालक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो उसका संज्ञान डेवलप होता है तो वो भिन्न भिन्न होगा। वो 7 साल के बच्चे का अलग होगा और 3 साल के बच्चे का अलग होगा। मानसिक संक्रिया, ये क्या है, ये चिंतन का एक टूल है, एक उपकरण है। जब बालक किसी समस्या का चिंतन करता है तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की क्रिया के द्वारा ही वो मानसिक संक्रिया करता है। मतलब कि कोई क्रिया करता है, आप अपने दिमाग में सोचते हो, करते हो, तो ये क्या है, आपका मानसिक संक्रिया क्या है, चिंतन करने के लिए ही है। फिर है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टैटरी सर्कुलर, जो आपका रिएक्शन है बच्चों का वो किस तरह का होता है, 12 महीने से 18 महीने की अवधि का होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है।
इस अवस्था में उसका अपना शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि जो होती है, इंटरेस्ट जो होता है, वो कम हो जाता है और स्वयं जो कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करते हैं। बालकों में जो उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो प्रबल हो जाती है तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द इनोवेशन ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। अंतिम अवस्था है जो 18 महीने से 12 महीने तक की अवधि के लिए होती है। यह अवस्था वैसी है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रियाएं करना सीख लेता है जो सीधे सीधे कैसे होती है, ऑब्जर्वल नहीं होती है। इस गुण को हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्योंकि दूसरे शब्दों में बालक 3 या 4 महीने की उम्र से यह सोचते थे कि जब कोई वस्तु उनके सामने होती है तो उनका वजूद बना होता है, परंतु उस वस्तु के उनके सामने से हट जाने पर उस वस्तु का कोई वजूद नहीं होता, वो एंड हो जाती। परंतु अब उनका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतन है, अधिक रियल हो जाता है, वास्तविक हो जाता है और वह सोचता है कि जब वस्तु उसके सामने नहीं भी होती तो उसका वजूद बना रहता है। तो इसे ही हम वस्तु का स्थायित्व का गुण कहते हैं। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 साल से 7 साल की होती है। अगर कहा जाए इसे तो यह अवस्था वैसी होती है जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था की होती है, अर्ली चाइल्डहुड की होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड मतलब प्राक संज्ञानात्मक अवस्था और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था, इंट्यूटिव पीरियड। तो पहला है इसमें प्राक संज्ञानात्मक अवस्था, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में दूसरे चरण में मानव संज्ञान का विकास आरंभ होता है। इस चरण में होने वाले विकास की यह विशेषता होती है कि इसकी प्रवृत्ति एवं कार्य क्षमता बहुत ही सामान्य होती है। जैसे बालक सिर्फ आकार, रंग, रूप जैसे बहुत ही सामान्य विषयों पर चिंतन कर सकता है। बालक 2 वस्तुओं को देखकर उनका रंग, रूप, आकार देखकर उन्हें अलग कर सकता है। पूर्व संक्रिया अवस्था की यह विशेषता होती है कि इस समय बालक का चिंतन जो है कॉन्क्रीट होता है, मूर्त होता है, अर्थात बालक जो सोचता है वह साथ साथ करता भी है। जो चीज़ उसके सामने उसके सेंसरी मोटर के द्वारा वो देखता है, समझता है, वो कॉन्क्रीट होता है। अगर बच्चा खिलौने से खेल रहा है और उसके दिमाग में उसे तोड़ने का विचार आता है तो वह उसे क्या करेगा, खेलने के साथ साथ तोड़ने का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो है इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है प्राक संज्ञानात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। तो पहली जो है इसमें प्राक संज्ञानात्मक अवधि या अवस्था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, यह अवधि 2 से 4 साल की होती है। यह बालक इसमें यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जा सकता है। उन्होंने 2 तरह की जो जीन पियाजे थे उन्होंने 2 प्रकार की सूचकता पर बल दिया, इंडेक्स पे बल दिया। पहला है संकेत, सिंबल तथा दूसरा है साइन। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत है। संकेत में जैसे बालक अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बनती है, तो इसे हम कहेंगे संकेत। मगर चिन्ह और वस्तुओं मतलब ऑब्जेक्ट्स जिनका वे मानसिक चिंतन करते हैं कि वो इतनी जो उसमें है वो समानता नहीं होती, मतलब कि जो साइन है उसमें बहुत ज़्यादा समानता नहीं होती 2 कंटेंट 2 वस्तुओं में, मगर जो आपका सिंबल होता है उसमें कहीं ना कहीं वो एक इमेज बनाकर चलता है। अब है अंतर्दर्शी अवधि, इंट्यूटिव पीरियड। इसमें क्या होगा कि यह अवधि 4 साल से 7 साल की होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं जो रीजनिंग होती है पहले से अधिक परिपक्व हो जाती है।
इसमें वह साधारण मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि कर सकता है, परंतु इनके नियमों को नहीं समझ सकता। नियम कैसे है वो नहीं समझ सकता। इसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस स्टेज में बच्चे जो है काउंट करना 1 2 3 4 5 6 तो सीख जाते हैं, मगर अगर उनसे ये कहा जाए कि आप उल्टी गिनती करिए, काउंट करिए, तो वो उल्टी गिनती 100 99 98 97 96 ये नहीं काउंट कर पाते हैं। तो ये था। इसमें दो टर्मिनोलॉजी जो परिसीमाएं उन्होंने जीन पियाजे ने दी हैं वो ये है कि जीववाद क्या है, एनिज्म क्या है। जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा की ओर बताती है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से कि बच्चे को अगर कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जब रोने लगता है तो घर के जो हमारे बड़े होते हैं या उसकी माँ होती है, बहन जो भी हो, जिससे उसको चोट लगी है वहाँ पे वो मारने लगती है। तो मारने से उसे ये लगता है कि बल्कि उसे कुछ मालूम नहीं होता, वो खुश हो जाता है कि जिसने मुझे मारे या जिससे मुझे चोट लगी उसको ये लोग मार रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कार, पंखा, बादल सभी के लिए ये जो सजीव है उसको भी सजीव मानता है, जो निर्जीव है उसे भी सजीव मानता है। इसे ही हम जीववाद कहा गया है, ये लिमिटेशन है। दूसरा है आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता से मतलब है कि वो अपने विचारों को ही सही मानता है, जैसा वो सोच रहा है वैसे ही सही है। जैसे कि वो तेज दौड़ता है तो जो सूर्य है वो भी तेज गति से उसके साथ दौड़ रहा है, उसको यहाँ नियम वगैरह नहीं मालूम होता है। स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। अब तीसरा है इसमें मूर्त संक्रिया अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे अपनी विकसित अवस्था की ओर अग्रसित होता है। इस अवस्था में बालक का संज्ञान जो ज्ञान होता है अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो जाता है। बालक सामान्य विषयों के साथ साथ विभिन्न तथ्यों, एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके रंग, रूप, आकार, उनके नेचर्स को, उनके एटीट्यूड के आधार पर उनको अलग करने की योग्यता को है धारण करते हैं। लेकिन इस अवस्था में बालक का जो संज्ञान है पूर्णतः विकसित न होने के कारण कुछ कठिन विषयों जैसे तर्कशास्त्र, साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि के विषयों में उनका तर्क वितर्क में वो असमर्थ होते हैं। और अगर एग्जाम्पल दूँ तो इसमें अब बालक यह समझने लगता है कि 2 + 2 4 होगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों का नॉलेज उसे धीरे धीरे होने लगता है। इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं डेवलप हो जाते हैं, कंजर्वेशन का और रिलेशन और क्लासिफिकेशन। अर्थात इसमें बालक जो तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के जो कंजर्वेशन का जो आपको मैंने पीछे बताया रूल्स रेगुलेशन, उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है उनका वो समाधान कर लेते हैं। लास्ट है औपचारिक तथा अमूर्त संक्रिया की अवस्था या औपचारिक अवस्था या आकारिक अवस्था, जो 12 वर्ष की ऊपर तक की अवस्था जो होती है उसमें आती है। इस अवस्था में बालक सामान्य विषयों के साथ साथ कठिन विषयों पर भी तर्क वितर्क करने के योग हो जाता है और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पूर्ण हो जाता है। इस स्टेज में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें हाइपोथेसिस जो है, जो उसका चिंतन है उस पे वो कार्य करता है, परिकल्पनाओं पे कार्य करता है, अपनी एक हाइपोथेसिस बनाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है ये मैं आप बताऊंगी। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत में बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय माना गया है। अगर शिक्षकों को अगर पाठ्यक्रम तैयार करना है तो शिक्षार्थी की आवश्यकता होती है। क्योंकि उन्हें मोटिवेशन और इंटरेस्ट उनको होना चाहिए, तभी आपका जो कंटेंट है सफल होगा और विद्यार्थी अच्छे से सीख पाएंगे। तीसरा है बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्मकेंद्रिता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे शिक्षक अपने अध्यापन का कार्य इस ढंग से तैयार करते हैं कि उनके दोषों से जो शिक्षार्थी हैं जल्दी से
मुक्त हो जाएं। इस सिद्धांत में यह संकेत मिलता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वे कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन से संबंधित समस्याओं का निदान करें। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजस, संतुलनीकरण व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्कीमा को बुद्धि से रिलेट किया है, क्योंकि जीव विज्ञान के स्कीमा के बाद ही बतलाकर एक नई व्याख्या की है। तो जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू, धन्यवाद।